Good morning, students. Today we will discuss the questions given in your book. So let's start with the page number 128. The first question is, what is the importance of DNA copying in reproduction? रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का क्या इम्पोर्टेंस है? तो वी नो डीएनए कॉपी means there are duplicate copy of each DNA which are already present in the cell. सेल में जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसका सेम वैसा ही एक और डुप्लीकेट डीएनए बनने को हम कॉपिंग ऑफ डुप्लीकेट डीएनए करते हैं. ओके, या कॉपिंग ऑफ डीएनए करते हैं. कॉपिंग डुप्लीकेट नहीं, कॉपिंग ऑफ डीएनए. इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट्स से सिमिलर हो, पेरेंट्स के जैसा हो, उसका बॉडी डिजाइन अल्टर ना हो. तो ये सब चीज किस पे निर्भर करता है? डीएनए पे निर्भर करता है. अगर डीएनए अल्टर होगा, डीएनए चेंज हो जाएगा तो ये सिमिलरिटीज नहीं आएगी. तो इसीलिए कॉपी होना जरूरी है. कॉपी होगा तभी सिमिलर बॉडी डिजाइन हो सकता है. ये इंपॉर्टेंस है इसका. ओके, अदरवाइज इट विल अल्टर द बॉडी डिजाइन. वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में कि वेरिएशन स्पीसीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंडिविजुअल. बिकॉज इफ देयर इज एनी ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरमेंट द मे बी मेनी ऑफ इंडिविजुअल्स डाई बट सम ऑफ द इंडिविजुअल may survive, so the species will not die. इसलिए स्पीसीज नहीं मरेगा, स्पीसीज बच जाएगा. और जो बच जाएंगे वो अडॉप्ट कर लेते हैं और वो उनका जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो नहीं मरता है. तो ये वेरिएशन जो है ये जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद हो, लेकिन कुछ एक जरूर ऐसे वेरिएशन की वजह से अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके अडॉप्टेशन की वजह से पूरा का पूरा स्पीसीज बच जाता है. अगर एक भी इंडिविजुअल ना बचे किसी स्पीसीज का तब तो वो पूरा स्पीसीज खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर पॉपुलेशन जितनी भी उसकी पॉपुलेशन है सब के सब डाई कर गए, मात्र सोचिए कि 50, 60, 2, 3, 4 ही बच गए ना, तो इंडिविजुअल के लिए तो वेरिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा. लेकिन अगर 2-3 बच गए हैं तो वो 2-3 उस स्पीसीज को बनाए रख सकते हैं, स्पीसीज को सस्टेन कर सकते हैं. ठीक है ना. स्पीसीज सरवाइव करने के लिए वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन टू सरवाइव द इंडिविजुअल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 133. पेज नंबर 133 पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? तो आपको पता है कि बाइनरी फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ सेल, पेरेंट सेल इनटू 2 आइडेंटिकल सेल. ओके, बट मल्टीपल फिजन इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मोर देन 2 आइडेंटिकल सेल. ओके, और जो बाइनरी फिजन है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ही होगा ज्यादातर, लेकिन ये मल्टीपल फिजन आपका ये भी यूनिसेलर में होगा लेकिन मोर देन 1 डॉटर सेल. ये बेसिक है. ठीक, दोनों इंडिविजुअल में ही होता है, अरे यूनिसेलर में ही होगा, लेकिन एक जो है 2 आइडेंटिकल सेल ही करेगा वो बाइनरी होता है. जो मोर देन 2 आइडेंटिकल सेल होगा उसको हम मल्टीपल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड
इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का पैदावार स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है तो किस तरह से उसे लाभ होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि उसके स्पोर्स के चारों तरफ एक कवरिंग रहता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। तो उसका लाभ ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो सेफ रखता है अपने आप को, और जब फेवरेबल कंडीशन होगा उसके जर्मिनेशन के लिए, उसके प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, उस समय वो ब्रस्ट कर जाता है और स्पोर्स मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ओके, सो द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम। ओके, अंटिल दिन, तो आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स हैव द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें उनको प्रोटेक्शन होता है बाय द थिक, इट्स थिक कवरिंग, आउटर थिक कवरिंग। ओके, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। जैसे रीजनरेशन के हम लोग पढ़े थे कि रीजनरेशन में क्या था कि अगर बाय द वे कोई चीज टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो वो वहाँ से नया इंडिविजुअल जनरेट हो सकता है, वो स्पेशलाइज सेल है, टिश्यू है, इसकी वजह से। तो ये सवाल पूछा है कि ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल हो जाने से ये रीजनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता है। तो ये जो स्पेशलाइज सेल है ना, टिश्यू से होता है ये, दिस ऑर्गन हैज टू बी प्लेस्ड एट डिफिनिट पोजिशन इन द बॉडी। तो इसको शरीर के एक डिफिनिट पोजीशन पे रखना होगा, क्योंकि ये रीजनरेशन स्पेशलाइज सेल द्वारा होता है। अब जब मल्टी सेलर जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उसमें इसको इसके लिए कोई डिफिनिट पोजीशन डिफाइन करना संभव नहीं है, इसीलिए रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो लेस कॉम्प्लेक्स है उसमें पोजीशन डिफाइन हो सकता है, जहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो रीजनरेटिंग कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी, वो पाए जाते हैं और उनकी पोजीशन फिक्स की जाती है बाय नेचर। लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सच स्पेशलाइज्ड सेल। Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों किया जाता है, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको मालूम है, इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट व्हेन द प्लांट्स रेज्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं कि जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ प्लांट सपोज कि ये सीड से प्रोड्यूस हुए ना, कुछ प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो बोलेंगे यानी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये इसमें जो फ्लावर आएगा, सीड आएगा, इसमें भी जो फ्लावर आएगा, सीड आएगा, वो इसके मुकाबले जल्दी आएगा, ये अर्ली हो जाएगा, ये पहले होगा, इसके पहले फूल आएगा, पहले मैच्योरिटी आएगी, ये थोड़ा देर से आएगा, ठीक है ना। और इस मेथड से आप जैसे जिस प्लांट की कैपेसिटी जो है सीड से जर्मिनेट होने की कैपेसिटी अगर किसी प्लांट का लॉस हो गया, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी सीड से जर्मिनेट होने की कैपेसिटी लॉस हो जाने पे आप उसके डिफरेंट पार्ट्स का यूज करके उसको एक नए प्लांट्स जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे बनाना है ना, बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मीन है, ये ऐसे पौधे हैं
अगर इनकी सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो गई है तो इसको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। इसके रूट्स को का डिफरेंट पार्ट काट के लगा दोगे तो हो जाएगा, है ना। और इस मेथड से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से जो भी प्लांट रिप्रोड्यूस किए होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, है ना, बिल्कुल पेरेंट के जैसे। लेकिन सीड से होगा तो वो सीड जो है हो सकता है उसमें दूसरे फ्लावर का सीड जो सीड ये सीड लिया है, ये सीड जो बना हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन से बना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता, सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर ही होगा पेरेंट्स के जैसे। मतलब पेरेंट सेल में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको इस प्लांट में मिलेंगे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा उगाए जाते हैं। व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि डीएनए जो है जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है, और सेल किस तरह से विकसित होगा, जो जाइगोट है या जो सीड है वो किस तरह से डेवलप होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है। और डीएनए जब तक कॉपी नहीं करेगा तब तक डॉटर सेल नहीं बन सकता। और कॉपी करने से यह होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स में और जो भी बॉडी डिजाइन के लिए जरूरी है कि जो पेरेंट्स की बॉडी डिजाइन है वही बॉडी डिजाइन ऑफ स्प्रिंग का भी हो, तो इसके लिए डीएनए कॉपी एसेंशियल है। ओके, तो जो अभी इससे पहले पढ़े थे हम लोग सेम वही आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब पेज नंबर 140 आई थिंक 140 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है। तो देखिए पहले तो समानता देख लीजिए, गैमेट्स फीमेल और मेल गैमेट्स यहाँ भी हैं और फर्टिलाइजेशन में भी मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द स्टेम, ओके, पिस्टिल। इसको इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन किसे करते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे करते हैं, फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके। तो आप कह सकते हैं पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, and fertilization is the process where male and female gametes fuse to form zygote. Okay. What is the role of seminal vesicle and prostate glands? तो देखिए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे कि टेस्टिस जो है स्पर्म जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, मेल जर्म सेल जिसे स्पर्म कहते हैं। और इसमें जो फ्लूइड कंटेंट आता है वो आता है आपका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है, और उसके मिक्सिंग के बाद हम सीमेन करते हैं, और ये इसके ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में मदद करता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है टू स्पर्म टू मूव एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम। तो मूवमेंट में भी मदद करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसका आंसर हो जाएगा the seminal vesicle and prostate glands provide fluid medium to the sperm to have movement and nourishment, movement के लिए भी और nourishment के लिए भी nourishment provide करता है। What are the changes seen in girls at the time of puberty? puberty के समय गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं ये आपको मेंशन करना है। तो आप इसमें
बहुत सारे चेंजेस आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे बॉडी शेप में जो भी चेंजेस आते हैं वो है, और वोकल साउंड में भी चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा सिचुएशन वगैरह है, ठीक है। हाउ डज एम्ब्रॉय गेट नॉरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी? मदर बॉडी में एम्ब्रॉय कैसे नॉरिशमेंट होता है? तो भाई थ्रू प्लेसेंटा। तो आप कह सकते हैं कि एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन इन द मदर बॉडी थ्रू मदर ब्लड, थ्रू द प्लेसेंटा, है ना। बस ये करके उसके बाद आप लिख सकते हैं प्लेसेंटा हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट सप्लाई न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड टू एम्ब्रॉय। ओके, मदर ब्लड से ही न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है। अलग से जो माँ खाती है वही न्यूट्रिशन बच्चे को भी मिलता है। तो इसके अंदर जो प्लेसेंटा है, ये चारों तरफ से ऐसे बिलाई लाइक स्ट्रक्चर से घिरा, अंदर सपोज कीजिए ये मिरर है, इसके चारों तरफ प्लेसेंटा है ना? ये बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इससे ब्लड सप्लाई इसमें हो रहा है। और ये एंडिकल जिसका नाभि है एम्ब्रॉय जो बच्चे में, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई का वो रूट है, तो उसी से उसे सब न्यूट्रिशन मिलता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, इफ ए वुमेन इज यूजिंग ए कॉपर टी, अगर कोई वुमेन कॉपर टी यूज कर रही है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या उसको हेल्प कर रहा है? तो कॉपर टी ओनली ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ sperm. Okay, it blocks the sperm to meet the female germ cell, but it cannot stop the transfer of disease, because the sexual disease transmitted during sexual intercourse. So copper T will not stop the sexually transmitted disease. It will only protect from having unwanted pregnancy. ये सिर्फ हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने से रोक सकता है, बीमारी होने से नहीं रोक सकता है। ओके, अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन एमीबा ईस्ट प्लाज्मोडियम लेशमानिया। तो इसमें से बडिंग के थ्रू किस में हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। किसमें हो रहा है? ईस्ट में। Which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? Ovary, uterus, vas deferens. Vas deferens male reproductive system का पार्ट है। The anther contains, anther में सेपल, ओव्यूल्स, कार्पेल, पोलन ग्रेन होता है ना। सेपल तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये आपका ग्रीन पार्ट है। ओव्यूल्स ये पिस्टिल में होता है, कार्पेल स्टेमन है। ओके, ये मेल पार्ट है। तो एंथर में आपका पोलन ग्रेन होता है। बाकी जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेरियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये 4 नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इससे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।